हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों, मैं सुनील। आज हम राजस्थान के इतिहास के अंदर प्राक और आपका जो हादे इतिहास है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से आपका जो राजस्थान का इतिहास है उसके अंदर प्राक और जो आधे इतिहास है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम जानते हैं दोस्तों कि राजस्थान का जो इतिहास है वो आपका 3 पार्टों में बटा हुआ है। पहला प्राचीन राजस्थान, दूसरा मध्यकालीन राजस्थान और तीसरा आपका आधुनिक राजस्थान। तो ये जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 2, यह आपका प्राक और आधे इतिहास है। तो चलिए पहले जानते हैं दोस्तों, प्राक इतिहास क्या होता है, आधे इतिहास क्या होता है और इतिहास क्या होता है। जिसको आप प्राक इतिहास कह सकते हो उसका दूसरा नाम प्राग इतिहास भी है, यानी ऐसा इतिहास जिसका विवरण हमें लिखित स्रोतों के माध्यम से नहीं मिलता है। किसी भी कल्चर, किसी भी संस्कृति के बारे में हम जब आपके वहां की जो पुरातात्विक स्रोत है उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ऐसे इतिहास कालक्रम को या ऐसे इतिहास का जो एक काल है उस कालखंड को हम प्राग इतिहास के नाम से जानते हैं, यानी प्राक इतिहास, जिसमें हमें लेखन सामग्री जो है वो आपकी नहीं मिलती। तो राजस्थान के अंदर जब आप देखते हैं दोस्तों, तो काफी कुछ ऐसे स्थल हमें मिलते हैं जहां से जिन स्थलों को हम प्राग इतिहास यानी प्राग इतिहास या प्री हिस्ट्री भी कह सकते हैं। दूसरा आता है दोस्तों आधे इतिहास। आधे इतिहास यानी प्रो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री मीन्स प्रोटो हिस्ट्री जो है वो आपके आधे इतिहास में क्या है कि आपको लिखित सामग्री तो मिलती है, लिखित सामग्री मिलती है, भाषा मिलती है, लिपि मिलती है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता, यानी उसकी रीडिंग हम नहीं कर सकते। तो ऐसा जो कालक्रम है उस कालक्रम को या उस कालखंड को, उस इतिहास को हम क्या कहेंगे, आधे इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री। तो राजस्थान के अंदर जब हम बात करेंगे कालीबंगन कल्चर की, तब हम देखेंगे कि 5 स्तर जो उसमें पाए गए थे, उन पांचों स्तरों में पहले जो 2 स्तर है वो कहीं ना कहीं आपको रिलेट करते हैं प्रोटो हिस्ट्री यानी आधे इतिहास से। उसमें आपको चीजें मिलेगी, लेकिन आप उस भाषा को, क्योंकि वो किसका है, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक स्थल है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। और आप देखते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत में एक ऐसी सभ्यता है जिसकी लिपि, जिसकी भाषा और आज तक नहीं पढ़ी जा सकी। तो आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है, इसका मतलब क्या है, वो आपका प्रोटो हिस्ट्री है यानी आधे इतिहास। इतिहास जो है वो उसके बाद आपका शुरू होता है, और यही सेम चीज जो है वो आपके राजस्थान के हिस्से के साथ। तो बाद में जब आपका स्रोत होते हैं कोई जो पाठ्यात्मक स्रोत है उसमें कोई भाषा होती है, कोई लिपि होती है, जब हम उसको पढ़ सकते हैं, तो वहां से इतिहास जो है उसकी शुरुआत होती है। तो राजस्थान के अंदर आपको प्राग ऐतिहासिक जो है, यानी जिसमें पाठ्यात्मक स्रोत आपके नहीं मिलते हैं, वो भी काफी स्थल पाए जाएंगे, जिनका एक एक करके हम बाद में जिक्र करेंगे। और दूसरा जो आपका आधे इतिहास है उसकी स्थल, उसकी संस्कृति, उसका कल्चर भी आपको मिलेगा राजस्थान के अंदर। अब दोस्तों, अब राजस्थान की जब बात कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर प्राक और प्राग ऐतिहासिक जब कालक्रम की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ये जो कालक्रम है, इस कालक्रम के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया। तो दोस्तों, चाहे आप राजस्थान की बात करें या भारत की बात करें, आप देखते हो कि भारत के अंदर जब अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने ही भारत के अंदर पुरातात्विक विभाग जो था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो थी, एएसआई, उसकी स्थापना की। उसी एएसआई ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। उसी सिंधु घाटी सभ्यता में आपकी क्या है, कालीबंगन सभ्यता है, जिसकी एलपी टेसीटोरी जो थे उन्होंने सबसे पहले बताया था। बाद में अमलानंद घोष और सबने आपके आजादी के बाद उन्होंने इस पे वर्क किया था। तो ये जो कालक्रम है यानी प्राक इतिहास और आधे इतिहास, इसकी खोज कौन करेगा, अंग्रेज करेगा। तो उसमें कुछ अंग्रेज आपके पुरातत्वविद थे, इतिहासकार थे, उन्होंने इसके संबंध में आपका सबसे पहले खोज की थी, जिसमें वही मिलेंगे जो आपके भारत के जो इतिहास है, भारत की जो पुरातात्विक संस्कृति है, उसको खोजने वाले थे। वही को पुरातत्वविद जो है वो इसके राजस्थान के संदर्भ में काम करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पुरातत्व की। तो भारतीय जो प्रायद्वीप है उसमें पुरातत्व कार्यों का आरंभ कौन करता है, आपके अंग्रेज पुराविद या अंग्रेज भूगोलविद जो है वो करते हैं। ये जब अंग्रेज भूगोलविद और अंग्रेज पुराविद आपके इसके बारे में काम करते हैं, तो यही किसके बारे में करेंगे, राजस्थान के बारे में।
अगर राजस्थान के बारे में दोस्तों बात करें तो कनिंगम, AACL, कार्ला हिल, जो एक महत्वपूर्ण नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है जब राजस्थान के हम बात कर रहे हैं। तो कार्ला हिल, एलपी टेशिटोरी जो आपके कालीबंगन है, ये कालीबंगन सिविलाइजेशन जो है, इस सिविलाइजेशन को सबसे पहले प्रकाश में लाने वाले यही व्यक्ति थे, एलपी टेशिटोरी। ऑरेंस्टाइन, CA हैकेट जो है, ये मुख्य नाम है। यानी जब राजस्थान के पुरातत्व की बात आती है, राजस्थान के प्राक और प्री और प्रोटो हिस्ट्री की बात आती है जब, तो इन व्यक्तियों को हमें ध्यान में रखना। पहला कनिंगम, AACL कार्लाहिल, DR भंडारकर, एलपी टेशिटोरी, ऑरेंस्टाइन और CK हैकेट जो है, ये इसके संबंध में महत्वपूर्ण काम आपका करते हैं। तो अब दोस्तों देखिए कि राजस्थान का जो प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक है, उसकी खोज की गई, यानी वहां से क्या किया गया, उन पूरा स्थलों की खोज की गई। ये पूरा स्थल का मतलब क्या होता है दोस्तों? पूरा स्थल का मतलब होता है पूरा स्थल। इस पूरा स्थल का मतलब क्या होता है आपका, कि जब किसी स्थल से किसी संस्कृति ऑब्लिक पुरातत्व स्रोतों की खोज की जाती है। यानी पूरा स्थल क्या होता है कि वो ऐसा स्थल जहां पे या तो आपको किसी संस्कृति के बारे में पता चलता है या किसी औजार जैसे है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पाषाण काल की, मेनली ये क्या है आपका पाषाण काल, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो पाषाण का उपयोग करते थे। कुछ जगह जो है वो तांबे का प्रयोग करते थे, कुछ जगह उस पे लोहे काल का भी, लेकिन मुख्य जो औजार था इनका क्या था, पाषाण था, जिनका बाद में हम देखेंगे। ये जो दोस्तों पूरा स्थल थे, ये पूरा स्थल क्योंकि इनकी खोज की गई, और खोज करने वाले कौन थे, वही जो अंग्रेज आपके पुरातत्वविद थे, एलपी टेशिटोरी था, कनिंगम था, कार्ला हिल था, और जो भंडारकर जैसे, तो ये सारे लोग एक AC हैकेट जैसे, तो ये सब लोगों ने क्या किया था, इन पूरा स्थलों की आपकी खोज की थी। अब पूरा स्थलों की जब खोज की दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि ये जो राजस्थान था इसके अंदर आपकी सारी की सारी जो खोज है वो आप किसी भी स्थल के बारे में जब जानते हैं तो वहां से क्या होता है कि एक कालक्रम चलता है, लंबा एक कालक्रम चलता है। तो यही सब चीजें जो राजस्थान के संदर्भ में हुई। राजस्थान में भी क्या हुआ कि एक तो आपकी 1947 जो है उससे पहले की खोजी हुई, यानी 1947 जो है, यानी भारत जब आजाद हुआ तो उससे पहले राजस्थान में काफी खोजें जो है वो पूरा स्थल जो है ये आपके स्थलों की गई। तो ये तो क्या हुआ स्वतंत्रता से पूर्व। एक आती है कि 1947 के बाद, आफ्टर 1947 जो आपकी एक्सप्लोरेशन हुए या खोज हुई, तो उसको किस में जानते हैं हम, स्वतंत्रता के बाद की खोजों में जानते हैं। तो राजस्थान में भी ये दो प्रकार से आपकी हुई थी। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता से पहले किस किस ने महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो राजस्थान के इन पूरा स्थलों की खोज पे आपकी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो जैसे मैं बात करूं तो अलेक्जेंडर कनिंगम जो है, उन्होंने 1861 से 65 के मध्य राजस्थान के कुछ स्मारकों का भ्रमण करते हैं। तो सबसे पहले जो है राजस्थान में आपकी शुरुआत कहां से होती है दोस्तों, 1861 टू 1865, यानी 1861 से 1865 के बीच में आपके राजस्थान जो है उसमें पूरा स्थल जो है उसकी शुरुआत होती है। और उस पूरा स्थलों की शुरुआत आपका कौन करता है, कनिंगम करता है, अलेक्जेंडर कनिंगम। ये कुछ स्मारक है यहाँ पे उनका भ्रमण करता है और जिसका प्रतिवेदन 1873 में देता है। यानी वो कहता है कि मैं इस पूरा स्थल पे गया, यहाँ यहाँ ऐसी चीजें मिली, उसका एक पूरी जो रिपोर्ट है यानी प्रतिवेदन है वो कब देता है, 1873 में। तो ये दोनों ईयर जो है वो आपको याद रखने हैं, 1873 और 1861 और 65 में आपका चालू होता है। चालू कौन करता है, कनिंगम करता है, और इसका प्रतिवेदन आपका आता है 1873। इसीलिए इस कनिंगम को राजस्थान के जो पुरातत्व है या राजस्थान का पुरातत्व है उसका भी पितामह कहा जाता है। और यही कनिंगम जो है ये भारतीय पुरातत्व का पितामह भी
कहलाते। अब दोस्तों देखिए, इसके बाद 1864, यानी बाद के सालों में भी ऐसा नहीं है कि 1947 तक आपकी क्रमबद्ध क्रम जो है वो विभिन्न आपके पुरातत्वविद थे वो खोज करते रहे। अब किसने किस ईयर में किस स्थल की खोज की, किस पूरा स्थल की खोज की, वो हम जानते हैं। अब दोस्तों देखिए कि 1864 और 65 में फिर आपकी कनिंघम जो है वो कनिंघम बेराट यानी जयपुर, बेराट हम सभ्यता जानेंगे तब पढ़ेंगे, तो बेराट स्थल का वो क्या करते हैं, यहाँ पे भ्रमण करते हैं, दौरा करते हैं। इसके बाद 1870 और 71 में आपके सीए केट है वो क्या करते हैं, जयपुर, जयपुर में बेराट था, जयपुर में आपका इंद्रगढ़ है, इसमें हस्त कुठार की प्राप्ति की जो पहला पूर्व पाषाण काल हस्त कुठार था। यानी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर खोज करने वाला कौन था, कनिंघम था, जिसने बेराट के अंदर आपकी खोज की थी, भ्रमण किया था। लेकिन पहला पूरा स्थल जो पहला आपका पहला जो है पहला पुरातात्विक स्रोत जो पाषाण काल का है ये कौन प्राप्त करता है, ये आपका करता है सीए हेकेट। सीए हेकेट जो है जयपुर में एक इंद्रगढ़ नामक स्थान है, वहां से पहला एक हथियार प्राप्त करता है, हस्त कुठार। हस्त कुठार क्या है कि हाथ में पकड़ के चलाने वाला एक पत्थर का औजार होता था जो शिकार आदि में काम आता था। दोस्तों इस हस्त कुठार को कहां से खोजता है, जयपुर के इंद्रगढ़ से, और ये किस कालक्रम का था, ये आपका पूर्व पाषाण कालक्रम का था। यानी जब हम पाषाण काल को देखेंगे दोस्तों तो हम 3 चरण उसमें देखेंगे। पूर्व पाषाण काल जिससे कह सकते हैं कि प्री पैलियोलिथिक एज जो है, उसके बाद हम देखेंगे मध्य पाषाण का, मध्य पूर्व पाषाण काल, उसके बाद हम देखेंगे कि उच्च पूर्व पाषाण काल। तो ये क्या था, पूर्व पाषाण कालीन, यानी सबसे पहले जिस कालक्रम की शुरुआत होती है पाषाण की, उस पाषाण के सबसे पहले स्टेप के अंदर जो हथियार पाए गए थे उस हथियार की खोज किसने की थी, सीए हेकेट। ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पे सीए। इसके बाद दोस्तों 1871 और 73 में आपके कार्ला हिल ने दौसा में महाप्रस्तरीय युग समाधान क्वार्टरजाइट फलक उपकरण जो है वो ये खोजा। तो इसने तो क्या किया था, इसने हस्त कुठार प्राप्त किया था, लेकिन उसके बाद जो है दोस्तों वो क्या है आपका कि ये कार्ला हिल जो है, इस कार्ला हिल ने दौसा के अंदर से आपका महाप्रस्तरीय युगीन समाधान, यानी जो समाधान क्या था, जब व्यक्ति आपका मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो उसको शव जो है उसको किस प्रकार से उसका निस्तारण किया जाता है उसको समाधान कहा जाता है, उसको खोजा। क्वार्टरजाइट जो है एक पत्थर होता था उसको खोजा, और फलक उपकरण जो है वो खोजी। फलक उपकरण का मतलब है कि एक पत्थर जो होता था आपका दोस्तों, ये पत्थर है, इसको 2 भागों में तोड़ लिया, ये छोटा वाला जो भाग होता था ये फलक कहलाता था, और बड़े वाला जो होता था वो आपका कोर कहलाता था। तो यहाँ पे फलक उपकरण जो है वो प्राप्त किए। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे, इसमें 1877 में हाइट जक जो है इसने अशोक के अभिलेखों में संपादन कापर्स एस्टिक्रेप्टन इंडिकरेम जो है उसके प्रथम खंड में इसने बताया है कि इस तरीके से उसने भी कुछ न कुछ वहां पे आपके इससे रिलेट खोजा था। कार्ला हिल और कनिंघम ने 1882 और 83 में आपके पंजाब और राजपुताना का 1883 और 84 में भ्रमण किया था। यानी कार्ला हिल जो है और कनिंघम ये दोनों क्या करते हैं, 1882 और 83 में तो आपके यहाँ पे जाते हैं पंजाब में, और 83 और 84 में ये राजपुताना, यानी उस टाइम पे राजस्थान को क्या कहा जाता था, राजपुताना कहा जाता था। इस राजपुताना का आपका भ्रमण करते हैं कार्ला हिल और कनिंघम, और ये यहाँ से स्थापत्य विशेष मूर्तियां, अभिलेख, सिक्कों आदि का प्रकाशन करते हैं। तो धीरे धीरे दोस्तों आप देख रहे हो कि किस प्रकार से राजस्थान जो है उसमें आपके पुरातात्विक जो स्रोत है, पुरातात्विक जो आपकी चीजें हैं वो धीरे धीरे इसके अंदर आपकी खोजी जा रही है। इसके बाद दोस्तों 1893 में आपके वेस्ट मिनिस्टर, ये भी एक व्यक्ति था, इसने बीकानेर राज्य और राजपूतों में मुद्रा प्रणाली का अध्ययन किया था। यानी ये भी आपका महत्वपूर्ण है दोस्तों काफी,
कि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि बीकानेर जो था, बीकानेर और राजपूतों की जो मुद्रा प्रणाली था उसका अध्ययन किसने किया था? तो वेस्टमिनिस्टर ने किया था। कब किया था? 1893। अब दोस्तों देखिए, इसके बाद 1915 और 16 में आपके बेड़च नदी जो है उसका सर्वेक्षण किया था D.R. भंडारकर ने। वो क्या करते हैं? बेड़च नदी जो है उसके आसपास आपकी उत्खनन करते हैं। 1516 में ही आपके C.A. हेकेट जो है इसने टोंक, बूंदी और जयपुर में इंसुलिनियन जो है हथियार, वो इंसुलिनियन उपकरणों की खोज की थी। 16 और 18 में आपकी टेसीटोरी जो है उसने घग्गर के किनारे पूरा स्थलों से मूर्तियां और अवशेष जो है वो प्राप्त किए थे। और 1916 और 18 जो है यहीं से कालीबंगा जो है उसकी शुरुआत मानी जाती है। यानी प्राक कालीबंगा जो चरण था पहला और दूसरा, इसकी खोज जो है वो किसने की थी? LP टेसीटोरी ने की। 1915 और 19 में उन्होंने इसके बाद टेसीटोरी ने जोधपुर और बीकानेर रियासतों में काम किया। और बीकानेर रियासत के अंदर दोस्तों हम जानते हैं कि रावसर के अंदर एक स्थान है पल्लू, उस पल्लू की खोज भी किसने की थी? इसी टेसीटोरी ने की थी। तो इससे पल्लू और कालीबंगा जो है सिविलाइजेशन, इसकी खोज किसने की थी? टेसीटोरी ने की थी। 1918 में टेसीटोरी जो है उसने कालीबंगा के कुछ प्राथमिक स्रोतों की खोज की थी और उसने अपना प्रकाशन कराया था। और उसने प्रकाशन में क्या किया था? उसने कुछ खोजें की थी, यानी कुछ पुरातात्विक जो चीजें उसको मिली, यानी स्रोत जो उसको मिले, सोर्स, उसके बारे में पहले बताया उसने। बाद में आपके अमलानंद घोष और उन सब ने, जब हम इस कालीबंगन सभ्यता को देखेंगे, कल्चर को, तब हम इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसकी खोज जो है बाद में उन्होंने की थी। सबसे पहले LP टेसीटोरी जो था उसने कालीबंगन के बारे में बताया था। अब दोस्तों देखिए 1928 में आपका सीटन कार्च, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है आपके पास में और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि सेटन कार्च है इसने कहाँ पे खोज की थी? तो इसने झालावाड़ की, राजस्थान का झालावाड़ जो जिला है उसकी खोज की थी और वहां से इंसुलिन उपकरण जो है उसको मिले थे। 1940 और 41 में दोस्तों ओरेनस्टाइन जो है इसने भावलपुर यानी पाकिस्तान और बीकानेर यानी राजस्थान जो है उसके सरस्वती, जिसको घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, उन स्थलों की खोज किया था। तो ये जो हमने डिस्कशन किया है दोस्तों, चाहे कनिंघम की बात करें, चाहे LP टेसीटोरी की बात करें, या कार्लाहिल की बात करें, भंडारकर की बात करें, ओरेनस्टाइन की बात करें, C.A. हेकेट की बात करें, तो इस सब ने क्या किया था कि स्वतंत्रता से पूर्व जो है मैंने आपको स्थलों की बात की, जिसमें मुख्यतः आपका बीकानेर है, मुख्यतः आपका राजपुताना जो क्षेत्र है, जो राजपुताना है उसमें कई सारे क्षेत्र है आपके, पल्लू वाला जो क्षेत्र है आपका, और आपका कालीबंगन सभ्यता है आपकी जो है, इंदरगढ़ जयपुर, जहां से सबसे पहले आपकी कार्ला हिल जो है खोज करते हैं। तो ये झालावाड़ के अंदर सेटनकार खोज करते हैं। तो ये कुछ स्थल जो हमारे दिमाग में होने चाहिए, इन स्थलों की खोज जो है वो 1947 से पहले की। तो अब RPSC जो है वो इस टाइप के सवाल आपसे पूछ सकती है कि 1947 इन स्थलों में से 1947 से पहले खोज किसकी की गई थी? तो 1947 के एक कालक्रम जो है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब दोस्तों आता है कि 1947 के बाद में आपकी खोज जो है वो किसने की? 1947 का मतलब हो गया कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो है वो कालक्रम आएगा इसमें। आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो कालक्रम है उसके बारे में जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद में दोस्तों भारतीय जो पुरातत्व विभाग था, यानी ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके महानिदेशक अमलानंद घोष जो है इसने सर्वप्रथम जो आपकी विस्तृत रूपरेखा तैयार की थी और सबसे पहले इन्होंने घग्गर के 25 स्थलों की खोज की थी। तो हम जानते हैं दोस्तों कि अमलानंद घोष जो है उसका नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? भारत के अंदर राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में जो आपकी घग्गर नदी के किनारे स्थल जो है, जिसको कालीबंगा सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसकी सबसे पहले जो खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी। वहां से 25 स्थल प्राप्त की। इसके बाद दोस्तों 1953 और 54 में आपका AM देश पांडे जो है इसने भेड़, गंभीरी और चंबल आदि नदियों की घाटियों से खुरचन, हस्तकुठार, विदर्णी और फलक जो है वो आपके प्राप्त किए थे। इसके बाद 1954 और 56 में दोस्तों RC अग्रवाल ने आहड़ में धूलकोट जो है उस धूलकोट के टीले की खोज की थी। इसके बाद 1956 और 57 में आपका
एन पुरी जो है इसने बनास बेसिन का सर्वेक्षण किया था। 51 से लेके 61 से लेके आपका 62 में साकलिया, सुब्बाराव, बीएन मिश्रा जो है इन्होंने नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुराड़ा ग्राम में तांबर निधियों की खोज की थी। यानी तांबे के कुछ औजार जो है, कुछ साक्ष्य जो है उसकी और कुछ जो सिक्के हैं इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो है वो बीएन मिश्रा, सुब्बाराव और सांकलिया ने नागौर के अंदर की। 66 और 67 में दोस्तों एल.एस. लेंसिक और वीएन मिश्रा ने बालोतरा जो जिला है उसमें तिलवाड़ा जो है वहां से मध्य प्रस्तर की खोज की थी। तो तिलवाड़ा आपका क्या है? एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों 1967 और 68 में आपके वीएन मिश्र तो विजय कुमार ने खोज की थी। 1961 से 69 तक जो है वो आपकी कालीबंगा की खोज बी के थॉपर, एमडी खरे, जेवी जोशी और एमपी जैन ने की थी। तो इसका डिटेल में जब बात करेंगे तब इसको और डिटेल में हम जानेंगे। एलपी टेसीटोरी जो है वो भी नाम इससे ही आपका रिलेट है। 1970 में आपका कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ओल्चिन जो है इसने गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान में सर्वेक्षण किया था और पुष्कर में मध्य स्तरीय श्रृंखला के उपकरणों की खोज की। ओल्चिन जो थी वो एक स्त्री थी, यानी एक वुमेन थी और इसने राजस्थान के अंदर आपकी काफी खोजें जो है वो की थी। अब आप आगे देखिए दोस्तों इसके अंदर 1981-82 में आपके एक खन्ना ने अलवर से 7 कुषाणकालीन पुरास्थल और 4 जो है वो रंग महल संस्कृति से संबंध स्थलों की खोज की थी। रंग महल जो है वो आपका कहाँ पे है? सूरतगढ़ के अंदर है। सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर ये स्थल जो है वो आपका स्थित है। इसी प्रकार से 1991-92 में सीएल सूरी जो है वो आपके धौलपुर से मध्य प्रस्तरीय युगीन स्थलों की खोज करते हैं। और 1997 और 98 में दोस्तों बीएन सिंधे जो है ये बीएन सिंधे ने उदयपुर के बेड़ला पुरस्थल की खोज की थी और 98 और 99 में आपकी बीआर मीना ने टोंक जिले में लघु प्रस्तरीय पुरस्थलों की खोज की थी। तो आप देखेंगे कि आजादी के बाद दोस्तों जैसे एक तो महत्वपूर्ण इसमें कालीबंगन जो सिविलाइजेशन है उसके कुछ जो बाद वाले चरण है 3 चरणों उसकी खोज हुई। देन आप देखेंगे कि ये इसमें जो है धूलकोट जो आयत सभ्यता है वो किससे रिलेट करती है आपकी? इससे 1947 के बाद उसकी खोज हुई थी। तो हमने दोस्तों ये जाना कि 3 प्रकार के जो हमारा इतिहास था कि प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और इतिहास, और फिर हमने जाना कि किस प्रकार से राजस्थान के अंदर इन स्थलों की खोज हुई जिसमें हमने जाना 1947 से पहले का और 1947 के बाद का। अब दोस्तों देखिए कि ये जो आपका सभ्यताओं का कालाक्रमिक काल है इसको कार्मिक वर्गीकरण है जो किस प्रकार से, यानी ये जो सभ्यताएं हैं इसके काल को किस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। इसके काल क्रम जो है इसको किस प्रकार से दोस्तों हम डिवाइड करते हैं। तो राजस्थान के अंदर प्राक और जो आधे ऐतिहासिक है इस आधे ऐतिहासिक काल को कालाक्रमिक रूप से निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। यानी आपका प्राक और आधे ऐतिहासिक यानी प्री और प्रोटो जो हिस्ट्री है उसको हम इस प्रकार से बांट सकते हैं। पहला पूर्वापाषाण काल, यानी पहला क्या आ जाएगा आपका पूर्वापाषाण काल, और इस पूर्वापाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। इसको पैलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, ये पैलियोलिथिक। और अब इस पैलियोलिथिक में ही आपके क्या है दोस्तों? 3 भाग होते हैं। पहला आता है आपका निम्न पूर्वापाषाण काल, दूसरा आता है मध्य पूर्वापाषाण काल और तीसरा आता है आपका उच्च पूर्वापाषाण काल। यानी आपका जो पैलियोलिथिक एज है, पाषाण काल है, उसमें औजारों के आधार पे, क्योंकि पहले आप देखेंगे बड़े औजार बनते थे फिर थोड़े छोटे हुए, जब थोड़े छोटे हुए तो उसको हमने क्या कह दिया? मध्य पूर्वापाषाण काल। यानी थोड़े से औजारों में आपकी भिन्नता आई, हमने मध्य पूर्वापाषाण उसको कह दिया, और देन थोड़े से और छोटे हुए तो हमने क्या कह दिया? उच्च पूर्वापाषाण। तो ये जो पूर्वापाषाण है पैलियोलिथिक एज है इसको हमने 3 भागों में बांटा, यानी निम्न पूर्वापाषाण काल जिसको लोअर पैलियोलिथिक, मध्य पूर्वापाषाण काल जिसको मिडिल पैलियोलिथिक और उच्च पूर्वापाषाण जिसको अपर पैलियोलिथिक के नाम से जानते। तो ये किसके भाग थे? ये आपके पूर्वापाषाण काल के भाग थे। अब दोस्तों इस पूर्वापाषाण काल के बाद में हम आते हैं मध्य पाषाण काल।
ये दूसरा कालक्रम है आपका, ये सेकंड है, ये आपका फर्स्ट है, और फर्स्ट में ही 1.1 है, 1.2 है, 1 पॉइंट आपका 3। ये जो मध्य पाषाण काल है, इस मध्य पाषाण काल को हम कहते हैं मेसोलिथिक, मेसोलिथिक कहा जाता है इसको मेसोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। तीसरा जो दोस्तों आता है वो आता है आपका ताम्र पाषाण, जिसको चैल्कोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। और फोर्थ जो आता है वो लोहे युग यानी आयरन एज आता है। आप दोस्तों जानिए कि जब पत्थर का प्रयोग होता है तो उसे पाषाण काल कहा जाता है, जब आयरन का प्रयोग होता है तो आयरन एज कहा जाएगा, और जब आपका तांबे का प्रयोग होगा तो उससे चैल्कोलिथिक एज कहा जाएगा। अब इसमें मेरी कोई कंफ्यूजन आपके नहीं। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों कि राजस्थान जो है उसके अंदर प्राक और आदि ऐतिहासिक कालक्रम को निम्न कालक्रम अनुसार विभाजित किया जाता है। यानी राजस्थान का जो प्राक और आदि ऐतिहासिक है उसको किस प्रकार से विभाजित करते हैं दोस्तों। देखिए, पहले तो आती है भूवैज्ञानिक अवधि, क्योंकि हम जब बात करते हैं कि ये किस कल्प का बना हुआ है, तो हम अगर भूगोल के दृष्टिकोण से इसको देखें तो ये राजस्थान के अंदर जो आपका प्राक और जो आद्य इतिहास है, इस आद्य इतिहास में दो कल्प आपको मिलेंगे। पहला जो होगा वो प्लीस्टोसीन युग होगा, और दूसरा जो होगा दोस्तों, पहला ये होगा प्लीस्टोसीन युग, और दूसरा जो होगा वो आपका होगा होलोसीन। तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के अंदर जब प्राक और आदि इतिहास की बात कर रहे हैं तो वो कौन से कल्प यानी कौन से युग के भौगोलिक दृष्टिकोण से, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इसके अंदर आपके जो पाषाण काल था, यानी ये जो पाषाण काल था इसके तीनों पार्ट यानी निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और आपका उच्च पूर्व पाषाण काल, ये किससे रिलेट करता था, ये प्लीस्टोसीन से रिलेट करता था। इसमें युग कौन सा था आपका, प्लीस्टोसीन युग था। जब हम मध्य पाषाण काल की तरफ आते हैं, जब हम नव पाषाण काल की तरफ आते हैं, जब हम ताम्र पाषाण काल की तरफ आते हैं, और जब प्रारंभिक लोहे युग की तरफ आते हैं, तो हमें ध्यान में रखना है कि इसमें जो युग था वो था होलोसीन, जिसमें युग तो था वो था होलोसीन। अब थोड़ा सा एक एक करके इसको जान लेते हैं, थोड़ा सा एक एक करके दोस्तों इसको जान लेते हैं हम। कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भूवैज्ञानिक अवधि प्लीस्टोसीन जो है वो इसमें पूरा का पूरा आपका क्या आएगा, पाषाण काल आएगा, और उसके तीनों जो है पार्ट आपके आएंगे। अब देखिए इसका समय क्या है, 5 लाख ईसा पूर्व जो था वो क्या था आपका निम्न पूर्व पाषाण काल। तो आपको पूर्व पाषाण काल की शुरुआत कहां से होती है, 5 लाख ईसा पूर्व, ये निम्न पूर्व पाषाण काल था 5 लाख ईसा पूर्व। इसमें आपके मुख्यतः औजार जो थे, औजारों की बात करें तो दोस्तों हैंड एक्स था, इंसुलिनियन उपकरण था। उसके बाद में 50,000 से लेके आपका 20,000 तक का जो कालक्रम था वो था मध्य पूर्व पाषाण काल, जिसमें स्क्रैपर, ब्रोअर और फ्लैक्स जो है वो आने लगे। फिर 20,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का जो कालक्रम था उसको उच्च पूर्व पाषाण काल कहा जाता है। इसमें ब्लेड और ब्यूरिन जो है वो आते हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे कालक्रम चेंज होता है वैसे वैसे उसमें औजार भी आपके चेंज हो रहे हैं, और औजारों में मुख्यतः क्या हो रहा है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे आपका कालक्रम होगा औजार जो है वो छोटे होते जाएंगे, औजार जो है उनकी बनावट अच्छी होती जाएगी, औजार जो है उसमें अच्छी पत्थरों का आपका प्रयोग होने लगेगा। यही डिफरेंस जो है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे फिर आता है आपका होलोसीन युग, और होलोसीन युग जैसे ही आता है तो मैंने पहले आपको बताया था मध्य पाषाण काल वहां से शुरुआत होती है। मध्य पाषाण काल का कालक्रम जो है वो 8,000 से लेके 2,000 ईसा पूर्व है, और मध्य पाषाण काल में आपके माइक्रोलिथिक या ब्लेड आपको मिलेंगे, यानी माइक्रोलिथिक और ब्लेड जो है वो इस मध्य पाषाण काल में आपको देखने को मिलेंगे। अब 2500 से लेके 1,000 ईसा पूर्व का कालक्रम जो है इसमें ताम्र पाषाण काल आता है, जिसमें मुख्य रूप से जब हम बात करेंगे तो आहड़ संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति और गणेश्वर और जोधपुरा जो है वो संस्कृति कहां पे आएगी, आपके ताम्र पाषाण काल में। और इसके साथ साथ लोहे युग जो है वो जोधपुरा और लोहे आदि, यानी जोधपुरा में
जोधपुरा जब हम कल्चर को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें तांबे का भी प्रयोग होता था और लोहे का प्रयोग भी होता था। तो इसलिए जोधपुरा दोनों के अंदर आई, आपकी ताम्र पाषाण काल के अंदर और आपकी लोहे युग के अंदर। दोस्तों देखिए नवपाषाण काल, यहाँ पे आपके हमने जब इसको रीड किया था, आपने देखा होगा कि हमने राजस्थान के संदर्भ में आपकी बात की थी, पूरा पाषाण काल की हमने बात कर ली, मध्य पाषाण काल की बात कर ली, लेकिन नवपाषाण काल शब्द जो है वो हमारे सामने नहीं आया था। हमने किसकी बात की थी? हमने बात की थी पूरा पाषाण काल की, हमने बात की थी पहला, दूसरा जो है हमने बात की थी मध्य पाषाण काल की, और इसमें मैंने आपको बताया था 3 पार्ट थे, निम्न पूर्वापाषाण काल, मध्य पूर्वापाषाण काल और नव यानी उच्च पूर्वापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो है वो आपका हमने सीधी जो है यहाँ पे दोस्तों ताम्र पाषाण काल की बात की थी। हम जब भारतीय इतिहास को जानते हैं तो हम 3 कालक्रमों में इसको बांटते हैं, पहला आपका पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा आपका नवपाषाण। लेकिन राजस्थान में हमने नवपाषाण जो है, नियोलिथिक जो है उसको छोड़ दिया। इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? देखिए कि नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक जो एज है, ये नियोलिथिक एज राजस्थान के संदर्भ में नवपाषाण यानी नियोलिथिक और न्यू जो स्टोन एज है उसको मान्यता नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई? कि राजस्थान के अंदर जो खोजें हुई है उससे हमें ये बताया गया है, ये डिफाइन किया गया है कि राजस्थान के अंदर पहले पाषाण काल था, उसकी भी खोजें हुई, मध्य पाषाण काल था, उसकी भी खोजें हुई, और इसके बाद नवपाषाण काल के कुछ साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। इसलिए जो भी साक्ष्य मिले हैं फिर सीधे मध्य पाषाण काल से किसके मिले हैं? तांबे के प्रयोग का मिला है, तो इसलिए हमने ताम्र पाषाण काल दे दिया, और उसके बाद हमें लोहे के मिले हैं तो हमने लोहे। तो आपको ध्यान में रखना है कि कई बार जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कुछ स्थल दे दिए जाएंगे और कुछ स्थलों के बाद में आपको ये दे दीजिएगा स्टेटमेंट में कि ये जो स्थल है वो किससे रिलेट करते हैं, आपके पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल। तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान के अंदर नवपाषाण काल का कोई भी स्थल जो है वो नहीं है, कोई एकाध है भी तो उसका कोई विशेष ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसका विशेष महत्व आपका नहीं है। तो इसलिए हमने, जैसे आप देखेंगे कि निम्न पूर्वापाषाण काल, मध्य पूर्वापाषाण काल, उच्च पूर्वापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लोह काल, यहां से आपका नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल जो है वो आपका गायब इसीलिए है कि राजस्थान के अंदर कोई जो उसका सोर्स या स्रोत जो है वो हमें नहीं मिलता है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अगर वर्तमान आंकड़ों के आलोक में राजस्थान में तांबे और प्रस्तर यानी तांबा और पत्थर की बात कर रहे हैं, तो मध्य पाषाण काल यानी लेट स्टोन एज से ताम्र पाषाण काल में तकनीक और सांस्कृतिक रूपांतरण बिना किसी नवपाषाण काल की मध्यस्थता से हुआ। तो इसका मोटा मोटी मतलब यही है, मैंने पहले भी बताया था, राजस्थान के अंदर ताम्र जो पाषाण काल था उससे जस्ट बाद में आपका किसमें ट्रांसफर हो गया? ताम्र में। तो कुछ ऐसा एज आपका चला जिसमें आपका तांबा भी मिलता था, जिसमें पत्थर भी मिलता था, प्रस्तर भी मिलता था, इसलिए उसको मिला के क्या कर दिया? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल का मतलब था कि वहां पे तांबा भी मिलता था, वहां पे पत्थर भी मिलते थे, लेकिन नवपाषाण काल यहाँ पे नहीं आया। अब दोस्तों देखिए महापाषाण काल। महापाषाण काल का मतलब क्या है कि जब हम बड़े पत्थर, बहुत बड़े पत्थरों का किसी एज में यूज करते हैं, किसी कल्चर में यूज करते हैं, तो वो क्या होता है? महापाषाण काल। और इस महापाषाण काल को इंग्लिश में मेगालिथिक एज कहा जाता है। जब हम भारतीय इतिहास में देखते हैं दोस्तों, तो दक्षिण के कुछ समाधान जो है उसके बारे में अब आप पढ़ते हो, तो मेगालिथिक एज जो है वो वहां पे दिखाई देता है कि दक्षिणी भारत में आपके जो लोगों की मृत्यु होती थी उसके बाद में उसके ऊपर बड़ी बड़ी आपकी पत्थरों की जो है एक संरचना तैयार की जाती थी, जिसको मेगालिथिक एज के नाम से जानते हैं। हालांकि दक्षिणी में नहीं, उत्तर भारत में भी कुछ स्थल है और राजस्थान में भी कुछ स्थल जो है उसके दिखाई देते हैं। और उसी मेगालिथिक एज का राजस्थान में कौन कौन सा है उसकी बात करते हैं। दोस्तों देखिए कि राजस्थान में मेगालिथिक यानी बड़े पत्थर की जो है इसके संबंध में स्थिति अस्पष्ट है, यानी कोई विशेष तौर पे इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। फिर भी आपका 1871 और 73 में
सर्वेक्षण में कार्ला हिल जो थे, उस कार्ला हिल ने सर्वेक्षण किया और दौसा जो है, दौसा डिस्ट्रिक्ट के निकट पहाड़ी पे महाप्रस्तरित समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जहां भी महापाषाण काल की बात आएगी वहां पे किससे रिलेट होंगे, वो किसके साथ रिलेट होंगे, समाधान के। यानी सौ जो है उसके ऊपर कोई ना कोई इस तरह की संरचना, मान लो आदमी की मृत्यु हो गई और उसके ऊपर इस तरह से जो बड़े बड़े आपके पत्थर है, या इस तरह से कोई पत्थर है, दो खड़े पत्थर और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर, इस प्रकार की जो संरचना जो दोस्तों आपको दिखाई देगी, स्ट्रक्चर जो दिखाई देगा, वो किससे रिलेट होगा, आपका महापाषाण काल। और मेगालिथिक या महापाषाण काल की जब बात आएगी तो कुछ ऑप्शन जो होंगे उसमें से आप जो समाधान वाला ऑप्शन है उसको देखना, वही आपका सही होगा। अब ये राजस्थान में कहां पे मिला था, दौसा में मिला था। खोज किसने की थी, कार्ला हिल ने। कब की थी, आपके 1871 और 73 में की थी। यहां से दोस्तों 3 प्रकार के आपके स्मारक मिले हैं। 3 प्रकार के जो मेगालिथिक है उसका स्ट्रक्चर मिला है। पहला है मैन हिल, दूसरा है आपका संगोरावर्त क्रेन कहा जाता है, और मिट्टी का एक बड़ा सा टीला जो है वो मिला है। ये केवल नाम आपको ध्यान में रखना है। मैन हिल, पहला नाम है मैन हिल और दूसरा नाम है हमारा संगोरावर्त और तीसरा है मिट्टी का बड़ा टीला। ये किससे रिलेट करते हैं, आपका बड़ा टीला। ये जो है वो मेगालिथिक यानी महापाषाण काल जो है उससे रिलेट करते हैं। तो ये 3 टाइप यहाँ पे मिले हैं। ये किसके टाइप है, ये समाधान के आपके टाइप है। ये दो दोस्तों है वो किसके, आपके समाधान। ये जो है ये अशोक के अभिलेख के सम्मुख एक चट्टान की खुदाई की गई 60 सेंटीमीटर की गहराई से एक बड़े मटके में 2 गोलाकार प्रस्तर और कुछ अस्थियां प्राप्त हुई। यानी एक वहां पे मटका मिला और उसमें 2 गोलाकार पत्थर मिले थे। ये जैसे इसमें मटका मिला आपका, इस मटके में 2 आपके गोलाकार पत्थर मिले और कुछ जो है इस प्रकार से अस्थियां जो है वो उसमें मिली थी। डीएच गार्डन के अनुसार, डीएच गार्डन जो है वो अलग आपका पुरातत्वविद है, इसके अनुसार अलवर, भरतपुर जो है इसमें भी व्यापक खोज की गई और अवशेषों की उचित जांच अब तक नहीं की जा सकती। संगोरा मेगालिथिक और आवास स्थल महापाषाण काल से संबंधित समस्या को हल करने के लिए हमारी बहुत कम मदद कर सकते हैं। यानी महापाषाण काल के संबंध में आपको दोस्तों राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा उस डिटेल में नहीं मिला है। केवल आपको इतना ध्यान में रखना है कि दौसा से कार्ला हिल जो है उसने खोज की थी और आपके उसमें 3 प्रकार हाथ से खोजे थे, मैन हिल, संगोरावर्त और मिट्टी का बड़ा सा टीला। और एक उन्होंने अशोक का अभिलेख था, उस अशोक के अभिलेख के सामने से एक बड़ा मटका था जिसमें 2 बड़े पत्थर के टुकड़े थे और कुछ अस्थियां यानी हड्डियां उसमें निकली थी, वो उन्होंने खोजी थी। उसके बाद में दूसरा व्यक्ति आता है गार्डन, और गार्डन कहता है कि अलवर और भरतपुर यानी 3 जिले आपके हो गए। पहला आपका दौसा, दूसरा आपका अलवर और तीसरा आपका भरतपुर। ये जिले जो है ये आपको ध्यान में रखना है और ये जिले आपके किससे रिलेट करते हैं, मेगालिथिक एज यानी महापाषाण काल से संबंधित है। अब दोस्तों देखिए राजस्थान जो था उसमें पूर्वापाषाण काल की हमने बात की थी। उस पूर्वापाषाण काल को एक मैप के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। ये जो मैप है, इस मैप में आप देखिएगा कि राजस्थान यानी उस टाइम का राजपूताना था, उसमें निम्न पूर्वापाषाण काल और मध्य पूर्वापाषाण काल है, उसके स्थल कौन कौन से। तो ये आपको कुछ जो है ये थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा होगा इसमें। तो ये जैसे बनास है, कोठारी है, आपकी लूनी है, या आपकी आहेर है, माही है, चंद है, बीकानेर है, आपकी बाणगंगा है, चंबल है। ये सब स्थल जो है वो किससे रिलेट करते हैं, इसी प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री से, यानी जो मध्य पूर्वापाषाण काल और निम्न पूर्वापाषाण काल से आपके रिलेट करते हैं। अब दोस्तों देखिए पहला हमारा क्या था कि निम्न पूर्वापाषाण काल। पूर्वापाषाण काल में सबसे पहला हमारा क्या था, निम्न पूर्वापाषाण काल था। अब ये निम्न पूर्वापाषाण काल जो था, ये पहले तो इसकी खोज देखते हैं कि इसकी खोज जो है वो किसने की थी राजस्थान में।
पूरा पाषाण काल उपकरण की खोज जो है दोस्तों SR राव और VN मिश्र ने की थी। 1870 में आपके बाद में ACA हैकेट जो था, इसने सर्वप्रथम इंद्रगढ़ कहाँ पे था, जयपुर में था, पहले भी हमने जाना था। टोंक से जयपुर, इंद्रगढ़ जयपुर है, टोंक से एसोलिनियन हैंड एक्स जो है वो प्राप्त किए थे। और पश्चिमी अगर क्षेत्र की बात करें तो इससे एक व्यक्ति रिलेट था जिसका नाम था N राजपूत। तो दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं हम राजस्थान के अंदर, तो इसकी खोज करने वाले SR राव और VN मिश्र ने इसकी सबसे पहले खोज की थी इस पूरा पाषाण काल उपकरण की। और 1870 में आपके इंद्रगढ़ जयपुर और टोंक जो है उससे कार्ला हिल जो है ACA हैकेट जो है वो इसकी खोज करते हैं। अब दोस्तों आती है कि इसकी अवधि क्या थी, तो इसकी अवधि हमने देखा था कि 5 लाख BC से लेके आपकी 50,000 BC तक थी, यानी 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 50,000 ईसा पूर्व तक की इसकी अवधि थी। अब इसके स्थल की बात करें कि ये स्थल कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, यानी निम्न पूरा पाषाण काल जो है उपकरणों के आधार पे देखेंगे दोस्तों, जहां पे उपकरण पाए गए हैं वही इसके स्थल है। तो इसके उपकरण आपके कहाँ पे पाए गए हैं, इसके अरावली के पूर्व में केंद्रित है। यानी अगर मैं कहूं ये आपका राजस्थान है, यहाँ पे अरावली है, तो अरावली के जो पूर्व है यानी इस भाग में, इस पूर्व वाले भाग में है वो क्या है आपके, ये निम्न पूरा पाषाण। अरावली के पश्चिम में भी इसकी उपस्थिति है, यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी है। और इसका जो मुख्य जो स्थल है वो आपकी या तो चंबल के किनारे या बनास या बेड़च या गंभीरी, वामन, खारी, कोठारी और चंद्रभागा और कांदमली जो नदियां हैं इनके किनारे पाया जाता। और ये सब नदियां जो है वो दोस्तों कहाँ पे है, इसी भूभाग में आपके स्थित है। यानी अरावली के पूर्व में इसके स्थल जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, पश्चिम में इसके स्थल जो है वो आपके कम पाए जाते हैं। अब बात आती है, स्थलों की बात हमने कर ली, और आप देखेंगे इसमें एक चीज और है दोस्तों कि आपको लगता होगा कि ये जो सारे स्थल है वो नदी के किनारे कैसे हैं। तो जब हम पाषाण काल की बात कर रहे होते हैं तो हमारे ध्यान में ये होना चाहिए कि जितनी भी आपकी संस्कृति है, जितने भी कल्चर है वो ज्यादातर आपके कहा हुए नदियों के किनारे विकसित। इसके पीछे 2 रीजन थे दोस्तों, 2 रीजन थे। पहला तो था पीने का पानी, और जब पीने का पानी होगा तो कहीं ना कहीं कृषि होगी वहां पे, कृषि के साथ साथ वहां पे क्या होगा, पशुपालन होगा, और एक जो है व्यापार का साधन होती थी। जब हम हड़प्पा काल की बात करेंगे तो नदियां जो है वो ट्रांसपोर्ट होता था, नदियों से क्या होता था, किसी माल को भेजा जाता था, और किसी माल को आयात और निर्यात का काम भी कौन करती थी, नदी करती थी। नदी जो है वो आपकी इस काम को करती थी, तो इसी कारण नदियों के किनारे आपका हुआ है। अब ये चरण है कि इसका निम्न पूरा पाषाण काल जो है इसमें कितने चरणों के अंदर इसका विकास हुआ था। तो दोस्तों इसका विकास जो है वो राजस्थान में 1 से अधिक चरणों में हुआ है, यानी ये नहीं कि एक चरण के अंदर हुआ, 2, 3, तो इस प्रकार से इसके कई जो चरण है वो आपको दिखाई देंगे। कि मतलब एक स्थल, हमने इन स्थलों की बात की, तो ऐसा नहीं है कि ये सारे स्थल जो है वो एक ही काल के हैं, एक ही टाइम पीरियड के, अलग अलग टाइम पीरियड इसमें दिखाई देता है। तो इसमें स्थल जो है, चरण जो है वो अलग अलग है। तो हमने आपके निम्न जो पूरा पाषाण काल था उसकी बात की, खोज किसने की, उसका कालक्रम क्या था, उसके स्थल कहाँ कहाँ थे और उसके चरण क्या है। अब मध्य पूर्व पाषाण काल की बात कर लेते। तो मध्य पूर्व पाषाण काल है दोस्तों, उसका स्थल जो है वो राजस्थान के दोनों भौगोलिक उपखंडों अर्थात अरावली के पूर्व और पश्चिम में मिलते हैं। ये भी वही बात आ गई कि जो आपका ये राजस्थान था, इस राजस्थान के इधर भी इसके आपके मिलते हैं और इधर भी आपके मिलते हैं। अब इसकी अवधि की बात आ गई कि अवधि जो है इसकी क्या थी। तो दोस्तों इसकी अवधि हम देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे पाषाण काल है उसमें भी 3 कालक्रम है। तो सबसे पहले जो निम्न पूरा पाषाण काल था उसका कालक्रम सबसे ज्यादा मिलेगा, सबसे पुराना होगा। फिर वो मध्य, उससे थोड़ा आगे का कालक्रम होगा। फिर जो आपका उच्च पूरा पाषाण काल होगा उससे आगे का कालक्रम होगा, मध्य पाषाण काल फिर होगा, फिर हम ताम्र पाषाण काल, और धीरे धीरे क्या है कि वर्तमान युग तक आ जाएंगे। इनके कालक्रम की दोस्तों बात करें तो हम इस प्रकार से इसको बांट सकते हैं कि यहाँ पे 0 है,
तो जैसे जैसे हम पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की तरफ चलेंगे तो इधर आएंगे, और जैसे ही हम लोहे से तांबर की तरफ, तांबर से फिर हम ऐसे चलेंगे तो इस साइड से जाना पड़ेगा। तो ये तो आपके क्लियर है चीजें कि बीसी जो है वो क्या होता है कि बिफोर क्राइस्ट एरा जो है वो इधर होगा, और आफ्टर क्राइस्ट एडी जो है यानी आफ्टर डोमिनो या ईस्वी का जब बात आएगी तो आप इस साइड में चले। तो यहाँ पे अवधि की बात करें तो दोस्तों 50,000 वर्ष पूर्व और से लेके 20,000 वर्ष पूर्व तक की इसकी बात की जाती है। इसकी खोज करता है यानी इसका पुरातत्ववेता कौन था, वही वी.एन. मिश्रा जो है वो इसके पुरातत्ववेता थे। इसके स्थल मुख्यतः अरावली के पूर्व और मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरण जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले में बनास बेड़ित जो नदी आपकी निम्न पूर्व पाषाण काल में थी वही है। वामन और कादिमली नदी है, कोटा में चंबल नदी है, और अन्य स्थलों की बात करें तो धनेत, हाजी खेरी, भूटिया, ब्यावर और चंपा खेरी जो है वो इसके स्थल आपके पाए जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, उपकरण की मैं बात करूं तो इस मध्य पूर्वापाषाण काल उपकरण में निम्न पूर्वापाषाण काल के समय से ही उपयोग किए जाने वाले कुछ पत्थरों के नाम है आपके क्वार्टरजाइट है, चरट है, जैस्पर है, एगेट है, जैसे महीन दाने वाले पत्थर जो है उससे बनाए जाते हैं। अब एक दोस्तों इंपॉर्टेंट आता है आपके पास में लूनी उद्योग यानी लूनी इंडस्ट्री। ये पश्चिमी राजस्थान के अनेक पाषाणी काल स्थल जो है वो लूणी और इसकी सहायक नदियों के आसपास पाए जाते हैं, जिसे हम लूणी इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसके अंदर रेरिया, जोजरी, बांडी, सुकड़ी, लीलड़ी और भुइया के साथ साथ विशेष रूप से पाली और जोधपुर जो है इन जिलों में ये लूणी उद्योग जो है या लूणी इंडस्ट्री है उसके स्थल आपके पाए जाते हैं। अब दोस्तों आता है उत्तर पूर्व पाषाण काल, जो आपका सबसे लास्ट कालक्रम है किसका, पाषाण काल का। ये जो पाषाण उत्तर पूर्व पाषाण काल है, इस उत्तर पूर्व पाषाण काल के अवशेष जो है वो मेवाड़ की पेड़च नदी के किनारे विशेषकर बेदला, बुहाना, जगन्नाथपुरा, बिछड़ी, डबोक, कानपुर, मीमल, सालेरा, टुकवाड़ा जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहुत कम स्थलों से ऐसे अवशेष पाए जाते हैं, और इस सभ्यता के औजारों में पॉइंट, बोरर, स्क्रेपर, ब्लेड जो है और कोर औजार यहाँ पे पाए जाते हैं। राजस्थान का जो इतिहास है वो बहुत ही समृद्ध और सतत विकास को दर्शाता है। तो दोस्तों हमने 3 कालक्रमों की बात कर ली, और वैसे देखें तो एक ही कालक्रम की हमने बात की है पूर्वापाषाण काल की, जिसमें हमने 3 भागों में उसको डिवाइड किया था, निम्न पूर्वापाषाण काल, मध्य पूर्वापाषाण काल और नव पूर्वापाषाण। अब दूसरा आता है दोस्तों जिसको हम मध्य पाषाण काल कहते हैं और जिसके नाम है मेसोलिथिक, इंग्लिश में कहा जाता है मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल। ये मध्य पाषाण काल है, ये क्या है कि आपका ताम्र पाषाण काल और जो पूर्व पाषाण काल था उसके बीच का है। अब जलवायु में आपका परिवर्तन होता है, क्लाइमेट में आपका चेंज होता है, मानसूनी वर्षा के बढ़ जाने के कारण जो उत्तर पाषाण काल है आपका, इस उत्तर पाषाण काल, उत्तर पूर्व पाषाण काल जो है, उत्तर पूर्व पाषाण काल जो है, इसके अंतिम चरण में राजस्थान के तत्कालीन मनुष्य ने समूह में रहना आरंभ कर दिया और मृतकों को शवागार में दफनाया जाने लगा। यानी मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल में दोस्तों क्या हुआ कि जो लोग पहले यायावर थे यानी जंगलों में घूमते फिरते थे, कंदमूल इकट्ठा करते फिर वापस से चले जाते, एक जगह जगह जो है वो आपका विचरण करते रहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जलवायु में आपका परिवर्तन हुआ, थोड़ा बहुत कृषि जो है वो आई, पशुपालन करने लगे लोग और मानसूनी वर्षा वगैरह होने लगी, तो उससे लोग क्या हुआ कि आपका एक जगह इकट्ठा होकर रहने लगे। यानी अब लोगों ने क्या कर दिया कि समूह में रहने लगे, घर बनाना आरंभ कर दिया। तो वैसा जो काल था वो क्या कहलाता है, मध्य पाषाण काल। इसमें 2-3 चीजें मुख्य रूप से हुई। एक तो मनुष्य जो है वो समूह में रहने लगा, मनुष्य जो है वो मृतकों को शवागार में दफनाने लगा। पहले क्या होता था कि जो पाषाण काल की दोस्तों बात कर रहे होते हैं हम, तो पाषाण काल में क्या था कि मनुष्य जो था, अगर कोई मनुष्य मर जाता तो उसको सीधा छोड़ दिया जाता था, और जो वहां पे जंगली जो जानवर थे, कुत्ते बिल्ली जो भी थे,
शेर वो उसको खा जाते थे। लेकिन इस कालक्रम में क्या हुआ कि जैसा आजकल हम समाधान और दफनाने की जो प्रक्रिया है वो अपनाते हैं, उसी तरीके की प्रक्रिया जो है वो कब से शुरुआत होती है राजस्थान में? मध्य पाषाण काल से। इस मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता जो थे वो बी.एन. मिश्रा और गुरदीप सिंह थे। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि मध्य पाषाण काल जो है उसका खोजकर्ता जो उत्तर पूर्व पाषाण काल के थे बी.एन. मिश्रा, वो ही मध्य पाषाण काल के थे। उनके साथ एक नाम जुड़ता है गुरदीप सिंह। अब दोस्तों देखिए मध्य पाषाण काल जो है उसके स्थल हमें कहां से मिले? मध्य पाषाण काल का कालक्रम 50,000 से लेकर 20,000 है। इसमें आपकी वही जो है ये आप देखेंगे इस मैप से आप एक चीज देखिए दोस्तों कि यहाँ से आपकी जो है वो क्या है, यहाँ से आपकी जो है यहाँ से जो है वो क्या है अरावली। और अरावली आप जानते हो कि राजस्थान को पूर्व और पश्चिम दो भागों में बांटती है। अब कल देखिए कि ज्यादा नाम जो है वो कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको? इस पूर्व वाले भाग में, और ये थोड़े बहुत नाम जो है वो आपको पश्चिम वाले भाग में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये मान के चलना है कि राजस्थान के अंदर जो पाषाण काल सभ्यता थी, चाहे वो पूरा पाषाण काल हो चाहे मध्य पाषाण काल हो, दोनों ही सभ्यता के स्थल जो थे वो कहाँ पे सबसे ज्यादा थे? आपके पूर्वी राजस्थान के अंदर दिखाई देते। अब दोस्तों इसके अंदर और क्या हुआ आपका? और हुआ इसके अंदर जो मध्य पाषाण काल था उसमें आपके औजार बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी चेंज आता है, यानी औजारों का साइज जो है वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। इसमें आपके चरट, सेल्सडेनी, जास्पर और अंग्रेज जैसे पत्थर औजार जो है वो बनने लगे और इस काल को मेसोलिथिक काल कहा जाता है। इस काल में अवशेष जो है वो संपूर्ण राजस्थान में मिलते हैं। डीडवाना, बागोर, तिलवाड़ा इस सभ्यता के मुख्य केंद्र है। जिसकी हम सभ्यताओं की बात करेंगे तब इनकी बात करेंगे कि बागोर किससे रिलेट करता है। बागोर जो कृषि और पशुपालन का साक्ष्य जहां पे मिलता है। बागोर तिलवाड़ा बाड़मेर का है आपका, और डीडवाना नागौर, और ये बागोर जो भीलवाड़ा। तो ये आपके तीनों जो स्थल है वो किससे है? मध्य पाषाण काल से है। और इनमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है आपका कि डीडवाना, बागोर, तिलवाड़ा जो है वो किस स्थल है, किस कालक्रम के स्थल जो है वो राजस्थान के है? तो मध्य पाषाण काल। इसमें आपके औजार जो थे उसमें हड्डी और लकड़ी में फंसाकर बनाए जाते थे। इस औजारों में ज्यामितीय आकृति के औजार भी होते थे, यानी थोड़ी बहुत मैथमेटिकल का यूज करके वो आपके क्या बनाए जाते थे? औजार जो मध्य पाषाण काल में बनाए जाते थे। अब दोस्तों आता है नवपाषाण काल, और हमने पहले भी आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर नवपाषाण काल का कोई कालक्रम या उससे संबंधित कोई स्थल जो है वो आपको दिखाई नहीं देता है। तो इसमें अब अवशेष इसके प्राप्त नहीं हुए, उत्खनन इसके संबंध में हुआ नहीं है, तो राजस्थान से नवपाषाण काल जो है वो आपका गायब। इसके बाद आता है दोस्तों ताम्र पाषाण काल, और ये दो शब्दों से आपका मिलकर बना हुआ है, तांबा प्लस में पाषाण। तांबा प्लस में पत्थर का यूज होने, क्योंकि पत्थर पहले से यूज हो रहा था, उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे तांबे का प्रयोग करना शुरू किया, और तांबे का जब प्रयोग किया तो दोनों साथ में चलते थे, इसलिए इसको क्या कह दिया आपका? ताम्र पाषाण काल कह दिया। यानी इसको क्या कह दिया आपका? इसको दोस्तों आपका कह दिया ताम्र पाषाण काल। अब सभ्यता के विकास की दृष्टि से मेसोलिथिक काल के पश्चात यानी मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल आता है। अगर हम देखें दोस्तों किसी भी सभ्यता को देखें और जब भारतीय इतिहास को देखेंगे या किसी विश्व इतिहास को देखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि पहले पाषाण काल है, फिर मध्य पाषाण काल है, फिर नवपाषाण काल है, उसके बाद आपका ताम्र पाषाण काल आता है। लेकिन राजस्थान के अंदर हमने 2-3 बार पहले भी आपको बताया कि नवपाषाण जो है वो नहीं। तो ऐसा नहीं होने के कारण जो मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल था उससे डायरेक्ट आपका क्या आता है? ताम्र पाषाण काल आता है। और धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, इसके अंदर आपकी ग्रामीण बस्तियां आने लगी, क्योंकि हमने देखा था कि मध्य पाषाण काल में लोग क्या करने लगे थे? समूहों में रहने लगे थे, एक जगह बसने लगे थे, जलवायु परिवर्तन हुआ, तमाम चीजें हुई। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब आपका ताम्र पाषाण काल जो है वो किस प्रकार की संस्कृति है, पहले आपको ये ध्यान में रखना है और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ताम्र पाषाण जो संस्कृति है वो रूरल टाइप की है, यानी ग्रामीण टाइप की संस्कृतियां हैं। जिस संस्कृति में आपका तांबे और पाषाण का प्रयोग होता था वो क्या है? रूरल टाइप की है। इस समय आपके मिट्टी के बर्तन बनने लगे और लोगों ने पशुपालन और खेती जो है वो आपका प्रारंभ कर दिया था। यानी ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ
कि लोग मिट्टी का बर्तन बनाने लगे। और मिट्टी के बर्तन क्यों बनाते थे कि कुछ अवशेष जो होते थे, कुछ हदिशेष, सॉरी अवशेष नहीं, हदिशेष जो होते थे, आपका सरप्लस जो होता था अनाज, उसको रखने के लिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। तो वो मिट्टी के बर्तन जो है वो इस काल में आपको दिखाई देंगे। ताम्र पाषाण काल में जो तांबा है और पाषाण है, उन दोनों के आपके क्या है, औजार मिलते हैं। और इस काल की संस्कृतियों का विशेष जो है दोस्तों, वो आपको उत्तरी राजस्थान में मिलते हैं, जैसे कालीबंगन, गेरुए रंग के मर्दभांड, और गणेश्वर और जोधपुरा जो संस्कृति है वो कौन सी आपकी ताम्रपाषाण काल संस्कृति। इसके अलावा दोस्तों दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो आहेड़ है, बालाथल है, गिलूंड है, आदि स्थल जो है वो किससे है, ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। इसके अलावा बागोर और गणेश्वर जो है उसके उत्पन्न से 5000 से लेकर 200 ईसा पूर्व तक के आवासीय स्थल जो है वो आपके मिल चुके हैं। अब एक मैप के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये आपकी जो है ताम्रपाषाण का है, ये आपके ओजियाना आहेड़ बनास कॉम्प्लेक्स है, यानी आहेड़ और बनास जो है वो आपकी जॉइंट एक संस्कृति है, ये वाली आगे। इसके बाद आप देखेंगे कि माही रिवर, आहेर है, बालाथल है, यहाँ पे आपका गिलूंड है, ये आपका साबरमती रिवर है, ये आपकी बनास रिवर है, ये आपकी नर्मदा रिवर है। तो ये जो तमाम जिसमें आपके तांबे और पाषाण का प्रयोग होता था, वो कौन सी संस्कृति है, ये है। और जब हम संस्कृतियों की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे दोस्तों, तो हम एक एक के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आपका ताम्रपाषाण काल जो है उसकी कौन कौन सी आहेड़, बालाथल, गिलूंड, ओजियाना, इन सब की बात करेंगे। अब दोस्तों देखिए, ये तो हमारी क्या थी कि मुख्य संस्कृतियां थी। इस संस्कृतियों के अलावा भी कई प्रकार की संस्कृतियां जो आपके राजस्थान में पाई जाती है, जैसे कि कोवेटा संस्कृति, ये गुलाबी रंग के लिए और सफेद रंग के मर्द भांड होते थे उसके लिए प्रसिद्ध थी। उस पे जो आपके मर्द भांड कहते हैं तो मिट्टी का बना हुआ एक बर्तन होता था जिसपे या तो गुलाबी रंग होगा या सफेद रंग होगा, इस प्रकार की संस्कृति जो है वो क्या थी, कोवेटा संस्कृति। अब कुल्ली संस्कृति में कोई विशेष हमें मिलता नहीं है। छोक जो संस्कृति है उसमें 5 संस्कृतियों के चरण मिलते हैं। गैरिक मर्द भांड जो है उसमें दोस्तों मिट्टी की लिपाई होती थी, फर्श स्थापी मिट्टी से बने होते थे। काले और लाल मर्द भांड वाली 1960 में अंतरजी खेड़ा जो है वहां से मिलती है। और अगर राजस्थान की बात करें तो नोहे और जोधपुरा जो है वो कौन सी है, BRW संस्कृति है, यानी ब्लैक रेड वेयर जो है वो कहां से मिलते हैं, यहीं से मिलते हैं। इसके अलावा चित्री दुस्तर मर्द भांड जो है वो भगवानपुरा और आपके नागर और कटपालन जो है यहाँ से मिलते हैं। उत्तर काले पोलिशदार जो है वो उसका प्रारंभिक साक्ष्य जो है वो तक्षशिला से मिलता है, राजस्थान से इसका कोई मिलता नहीं। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में हमने बात की थी कि जो राजस्थान के अंदर प्री और प्रोटो हिस्ट्री है उसकी डिटेल में हमने डिस्कशन किया था। तो आपने इस लेक्चर के माध्यम से राजस्थान के अंदर जो प्री पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल जो है उसकी बेसिक जो आइडिया है, बेसिक जो जानकारी है वो आपको मिल गई होगी। फिर भी आपके किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डालिए, उससे संबंधित हम आंसर प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास आपको करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोस्तों बात करेंगे कि हमारी जो संस्कृतियां थी, क्योंकि हमने पाषाण काल की बात करी, अब हमारा कल्चर आएगा और कल्चर में हम तमाम जो हमारी संस्कृति है, चाहे कालीबंगन हो, चाहे हायड़ हो, चाहे आपकी रंग महल हो, चाहे बरौर हो, चाहे नोहा हो, चाहे जोधपुरा हो, गिलूंड हो, सब की बातें जो है हम करेंगे और कालक्रम के आधार पर करेंगे कि कौन सी संस्कृति जो है वो लोहा युग से संबंधित है, कौन सी संस्कृति जो है वो पाषाण काल से संबंधित है, कौन सी संस्कृति जो है वो आपके ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। तो हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन जो है वो एक एक करके करेंगे। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर रहे हैं वो भारतीय इतिहास से।